मृणाल गई और घर एकदम सूना हो गया। मेहमानों से ठसाठस भरा हुआ था, फिर भी भाएं भाएं कर रहा था। यही तो फर्क होता है। बेटे की शादी होती है तो घर खुशियों से भर जाता है, पर बेटी के साथ तो सारी रौनक ही विदा हो जाती है। करने को तो अभी कितने काम थे, पर पहले वाले उत्साह का कहीं अंश मात्र भी शेष नहीं था। 4-5 दिन बाद फोटोग्राफर एल्बम बना कर दे गया तो मुझे जैसे एक खिलौना मिल गया। मैं घंटों बैठी अपने लाडली को निहारती रहती, हर आने जाने वाले को दिखाती रहती। उस दिन भीड़ भाड़ में तो मैं किसी को ठीक से देख ही नहीं पाई थी। मेरे मन मस्तिष्क पर तो मृणाल और किशोर छाई हुई थी, पर अब फुर्सत में बैठकर मैं सबका मुआयना कर रही थी और सहसा मेरी आंखें जया की भाभी पर अटक गई। उस दिन केवल उसके छोटे भाई और भाभी ही आए थे। वे भी खाने के लिए नहीं रुकी, बस लिफाफा पकड़ाकर चले गए थे। कैमरे ने उन्हें बरबत को आशीर्वाद देते हुए कैद कर लिया था। भाभी की साड़ी देखकर मेरे मन पर सांप लुट गया। यह साड़ी थी जो हम लोगों ने पिछले वर्ष बंगलुरु में खरीदी थी। पिछले वर्ष कॉलेज की ट्रिप दक्षिण भारत गई थी। पूरे रास्ते हम लोग साड़ियाँ और नग वाले गहने खरीदते रहे। जया ने गहरे हरे रंग की कांजीवरम खरीदी थी, जिसका लाल और सुनहरा बॉर्डर था। उसने कहा था, दीदी इसका उद्घाटन मृणाल की शादी में करेंगी। जया ने वही किया था। मृणाल की शादी में भाभी को वही साड़ी पहनाकर भेज दिया था। अच्छा हुआ जो उस दिन मेरा ध्यान नहीं गया, नहीं तो मुझे इतना खराब लगता कि बस। तो क्या जया अब वह साड़ी कभी नहीं पहनेगी? वैसे मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था। शादी में नहीं आई तो न सही, पर बाद में तो वह आ सकती थी। क्या उसे एल्बम देखने का भी चाव नहीं रहा, या कि वह मुझ पर नाराज है? पर मैं उसे कैसे समझा पाऊंगी कि मैं मृणाल को उसके पास क्यों नहीं भेज सकी। पूरी 1 महीने की छुट्टी के बाद दोबारा कॉलेज जाते हुए मन खुशी से सराबोर था। पहले ही दिन शादी का एल्बम साथ लेकर मैं वहां जाना नहीं भूली थी। स्टाफ रूम में दिन भर अच्छा शकल चलता रहा। मुझे लोगों ने दोबारा बधाइयों से लाद दिया, तारीफों के पुल बांध दिए। मैं भीतर ही भीतर पुलक से भर उठी, पर जया को देखते ही सारी खुशी को पाला मर गया। उसने तो सचमुच ही जैसे वैराग्य धारण कर लिया था। मुझे तो उसके पास बैठकर बातें करने में भी संकोच होने लगा। मैं तो उससे लड़ने का इरादा करके आई थी। मुझे उससे माफ़ी भी मांगनी थी, पर दोनों ही बातें नहीं हो सकी। उसके सूखे चेहरे और रूखी वेशभूषा से अभ्यस्त होने में मुझे 4-5 दिन लग गए। उसके बाद मैंने कहा, जया बाजार कब चलना है? किस लिए? चंदेरी साड़ी लेनी है ना? अरे दीदी मैंने तो मजाक किया था। लेकिन मैंने तो मजाक नहीं किया था। पर आप क्या लड़की की शादी में भी साड़ियाँ बांटती फिरेंगी? रहने दीजिए, गौतम की शादी पर सोचेंगे। लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है? दोनों की शादी में माँ बाप को खुशी तो होती ही है। और फिर लड़के का क्या ठिकाना? कल को कनाडा से एक मेम ले आएगा और कहेगा, मम्मी यह रही तुम्हारी बहू। तब क्या होगा? मेरे सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। मेम बहू आएंगी तो क्या आप हमें साड़ी नहीं देंगी? फालतू बातें बंद। यह बताओ बाजार कब चलना है? अभी रहने दीजिए दीदी, अभी बाजार जाती क्या मैं अच्छी लगूंगी? जया यह तुम्हें क्या होता जा रहा है? मैंने कहना तो और भी बहुत कुछ चाहती थी, पर चुप रह गई। सचमुच इस लड़की को क्या होता जा रहा है? कपड़े तो जैसे भी पहन रही है ठीक है, पर शरीर भी तो सूखता चला जा रहा है। ब्लाउज झूल रहे हैं, गालों की हड्डियां निकल आई हैं, आंखों के इर्द गिर्द स्याह घेरे बन गए हैं। क्या रातों को सो नहीं पाती? क्या इसने खाना पीना छोड़ रखा है? पहली वाली बात होती तो मैं चुटकी ले लेती। जया लगता है मरने वाले का गम तुम्हें सचमुच खाए जा रहा है। पर अब आपस में न वह संवाद रह गया है, न जया के बुझे बुझे चेहरों को देखकर यह सब कहने का साहस होता है। उस दिन कैलेंडर की तारीख बदलते हुए याद आया, आज तो जया का जन्मदिन है। उसका जन्मदिन हर साल मैं ही मनाती थी, कुछ न कुछ उपहार भी देती थी। इस बार का उपहार तो यह था ही। जब मेरे बार बार कहने पर भी नहीं मानी तो एक दिन मैं खुद ही जाकर उसके लिए साड़ी ले आई थी। चंपई रंग की खूबसूरत चंदेरी थी, जिस पर रुपहले बेलबूटे थे। यह जया का प्रिय रंग था।
मैंने गुलाब जामुन सुबह ही बनाकर रख लिए थे। पंडित जी को दही बड़ों के लिए कह दिया। सोचा और कुछ गर्म में आकर बना लूंगी। उस दिन के लिए इनसे गाड़ी मांग ली। सोचा गाड़ी में डालकर साथ ही ले आऊंगी। उसे खिला पिला कर यहाँ से साड़ी पहनाकर ही भेजूंगी। उसका यह अकारण वैराग्य अब मुझसे झेला नहीं जा रहा था। किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। वह अपने आप तो इस तथाकथित शोक से उबर नहीं पाएगी। पर कॉलेज जाते ही मुझे निराश होना पड़ा। उस दिन फिर उसकी छुट्टी थी। एप्लीकेशन आई हुई थी। मेरी सारी व्यूह रचना व्यर्थ होकर रह गई। क्या करती है यह लड़की, हर 2 दिन बाद गायब हो जाती है। स्टाफ रूम में मैंने अपनी झल्लाहट उतारते हुए कहा, इसे नौकरी आकरी करनी है कि नहीं? आपको नौकरी की पड़ी है मिसेस कुमार, वहाँ लाखों के बारे न्यारे हो रहे हैं। मिसेस माथुर का यह फिक्रा इतना अप्रत्याशित था कि मैं जड़ होकर रह गई। विश्वास न हो तो मिसेस गुप्ता से पूछ लो। मैंने मिसेस गुप्ता की ओर देखा तो बुरी तरह झेप गई। बेचारी गौ महिला हैं, किसी के पचड़े में नहीं पड़ती, पर पता नहीं मिसेस माथुर ने उसे कैसे लपेट लिया। बताइए न मिसेस गुप्ता, आप इतना डरती क्यों हैं? कोई आपने चोरी की है? मिसेस माथुर ने उन्हें उकसाया तो वे बड़े दयनीय स्वर में बोली, भाई हमें तो ठीक से मालूम नहीं है, हमने तो सुना भर है। वही तो पूछ रहे हैं क्या सुना है? हमारे सामने अस्थाना साहब एडवोकेट है ना, वो बता रहे थे कि इन लोगों ने दावा किया है। कैसा दावा? वही प्रॉपर्टी का। हस्बैंड की प्रॉपर्टी के लिए मिस वाजपेयी ने दावा किया है। अपने आप को मिस कहती हैं और हस्बैंड की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगती हैं। ये मिसेस मालविया थी। इम्पॉसिबल, बड़ी देर बाद मेरे मुंह से निकला। जया कभी इतने नीची हरकत नहीं कर सकती। मिसेस कुमार, मिसेस माथुर बोली, आपने बच्चों की शादी जरूर कर दी है, पर दुनियादारी के मामले में आप स्वयं अभी बच्ची हैं। आप नहीं जानती कि पैसा का मोह आदमी को क्या से क्या करवा देता है। प्रॉपर्टी के चक्कर में अच्छे अच्छे की नकाब उतर जाती है। लेकिन जया पैसे की भूखी नहीं है। वह खुद 2500 रुपये महीना कमा रही है और 1000 और लाख में फर्क होता है मिसेस कुमार। पर मैं कहती हूँ इसमें इतनी हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है? मिस रायजादा बोली, अगर वह उस शख्स के नाम पर 20 बरस तक घुन्नी मारकर बैठी हैं तो उसका प्रॉपर्टी पर पूरा हक बनता है। वह अपने जायज हक के लिए लड़ रही हैं। बात जायज या नाजायज हक की नहीं है मिस रायजादा, मैंने संजीदा होकर कहा। प्रश्न तो यह है कि जिस बंधन को मन ने कभी स्वीकार ही नहीं किया उसके मन जरूर स्वीकार करता। मिसेस माथुर बोली, अगर मन पहले से यह जानता कि आसामी 5 लाख का है तो वह सारे बंधन स्वीकार कर लेता। 5 लाख? जी हाँ, जया के ससुर इस बेटे के नाम 5 लाख फिक्स में छोड़ गए हैं। व्यवस्था यह थी कि इस रकम का ब्याज उन लोगों को मिलता रहेगा जो उसकी देखभाल करेंगे। अब तक ऐसा ही होता भी रहा। तीनों भाई बारी बारी से उसे संभालते रहे, लेकिन उसकी मृत्यु ने अब प्रश्न खड़ा कर दिया है। इतनी बड़ी रकम का वारिस कौन होगा? वैसे लीगल राइट तो जया का ही बनता है, मिस रायजादा ने कहा। अरे ये लोग आपस में फैसला कर लेंगे, पर इसे एक कौड़ी भी नहीं देंगे, देख लेना। सुना है इन लोगों ने नोटिस भेजा है। उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो उस आदमी की मृत्यु भी स्वाभाविक नहीं लगती। स्टाफ रूम में फिर मृत्यु के कारणों की चर्चा चल पड़ी। कई तर्क कुतर्क उछाले गए, पर मेरा मन उस बातचीत से बहुत दूर चला गया था। जो कुछ सुना था उस पर विश्वास कर पाना कठिन हो रहा था। पर इतने सारे लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। उस शाम मैं अपने को ठेल ठाल कर उसके घर ले गई। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।